हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ओके, तो इससे पहले हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ डाला है हम लोगों ने, वो सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, वो पढ़ा था कि ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट से ही हम लोगों को पता चला था कि मूविंग चार्ज कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, तो इतनी बार इस चैप्टर में हम लोग बायोट-सावर्त लॉ क्या डिस्कस करेंगे कि ये हर हाल में आपको रट जाना चाहिए। तो बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को मिला था कि द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ओके, ये मिल गया था। उसके बाद हम लोगों ने बायोट-सावर्त लॉ जो निकाल लिया था, तो उसके बाद उसके एप्लीकेशन पढ़े। ठीक है, उसके कितने एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था, कह सकते हैं 3 एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया। तो पहला एप्लीकेशन जो था वो हमारे लिए क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, लेकिन वो स्ट्रेट वायर कितना था, फाइनाइट साइज का था। उसकी हम लोगों ने लेंथ कितनी मान ली थी, XY मान ली थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। दूसरा जो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, और ये साइज क्या था, फाइनाइट साइज था। तो यहां पर वैल्यू कितनी मिल गई थी बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये मिला था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो आप कह सकते हैं व्हाट वाज द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ वाज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। तो ये हो गया हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, बट किस लिए, फाइनाइट साइज के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। उसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कितना पढ़ा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2। ठीक है, आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। ठीक है, ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एट सेंटर, तो ये पढ़ लिया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। बट यहां पर मैं अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछने वाला हूं कि मान लो जो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कैरिंग करंट लूप। ठीक है, तो ये तो हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए। इफ देयर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल N, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल N। बट अगर मान लीजिए आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हैं सर्कुलर लूप के बजाय क्या हो जाए, सेमी सर्कुलर लूप हो जाए। क्या हो जाए, सेमी सर्कुलर लूप हो जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब सेमी सर्कुलर लूप हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ DLA विल बी इक्वल टू पाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज और लिख देता हूं, फॉर सेमी सर्कुलर लूप, फॉर सेमी सर्कुलर लूप, ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन ए हो जाएगा। इन द सेम वे द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सेमी सर्कुलर लूप विल बी इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2। तो अगर सेमी सर्कुलर लूप है तो वैल्यू ये हो जाएगी, सर्कुलर लूप है तो वैल्यू ये हो जाएगी। इफ देयर आर n नंबर ऑफ कॉइल्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल N हो जाएगा।
ठीक है, तो ये था अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है। अब बात करते हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ की अगर बेटा बात करें तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो काइंड ऑफ, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा सिमिलर है किसके, गॉस लॉ के। ठीक, तो गॉस लॉ आपको याद है, होप सो याद होना चाहिए। ठीक है, पहले चैप्टर में पढ़ा था। गॉस लॉ में क्या था, याद है किसी को, थोड़ा रिवाइज करो। तो गॉस लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस में, किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस में जो फ्लक्स होगा या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था गॉस लॉ में, गॉस लॉ में पढ़ा था फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये किसके बराबर पढ़ा था, अभी भी जिसको ना याद आए उनके लिए रफीक शादानी ने एक शेर कहा है। क्या कहा है, लखनऊ वाली लैंग्वेज नहीं है ये, थोड़ी गांव वाली है। तो उन्होंने कहा है कि बस जान गयन कैसे पास भयो, बस जान गयन कैसे पास भयो, कहन 18 लिखे 81 उल्लू हो। तो वही हाल है कि अभी भी ना याद आए कि इसके बाद क्या था, तो मतलब आप समझ लीजिए क्या हाल है आपका। हाँ, उसके आगे भी कुछ कहा है, उसके आगे ये कहा था, कह रहन ना पड़ो प्यार के चक्कर में, कह रहन ना पड़ो प्यार के चक्कर में, झुराए खोगे छोहारा उल्लू हो। ठीक, तो ये क्या था बेटा, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। तो ये क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था हमारे लिए गॉस लॉ। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा द एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो जिस तरीके से गॉस लॉ बिहेव करता था उसी तरीके से यहां पर हमारे लिए क्या बिहेव करने वाला है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। बट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ओवर द एरिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई होता था वो ओवर द इनक्लोज्ड एरिया अप्लाई होता था। लेकिन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है वो ओवर द क्लोज्ड पाथ होता है। ठीक है, जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो ऐसे मान लीजिए ये क्रिकेट का मैदान है, क्रिकेट के मैदान में जो बाउंड्रीज हो लगी होती है बेटा, जो बाउंड्री लगी है सिर्फ रस्सी से, ठीक है, वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और जो रोप के अंदर का पूरा एरिया हो गया वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया की बात करता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज द पाथ की बात करता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस यही है इतना। अब यहां पर बात करते हैं कि एम्पियर्स सर्किटल लॉ स्टेट क्या करता है। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन मल्टीपल और द लाइन इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था मल्टीपल, यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, द लाइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द इनक्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो ये क्या था, ओवर द इनक्लोज्ड एरिया, यहां पर क्या हो जाएगा, ओवर द इनक्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू, विल बी, अब देखो यहां पर मैंने फाई, इसलिए ये साइन क्या डिनोट करता है, 2 बार इंटीग्रेशन है। ये साइन क्या डिनोट कर रहा है, 1 बार इंटीग्रेशन है। तो एरिया मतलब 2 बार इंटीग्रेशन। अगर यही चीज बेटा क्या हो जाए, वॉल्यूम हो जाए, तो मतलब 3 बार इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया, द लाइन मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द इनक्लोज्ड पाथ विल बी इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ म्यू नॉट, और वी कैन से विल बी इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ परमियाबिलिटी टू द टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब कुछ सिमिलरिटीज की बात करते हैं। देखो यहां पर हम लोग बेटा जानते हैं कि जब अभी भी पढ़ा, जितनी जगह पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमियाबिलिटी होता है।
ड्यू टू दैट यहां पर क्या लिखा, म्यू नॉट लिखा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आ जाएगा। लेकिन जब भी यहां पर हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो कहां से पढ़ना स्टार्ट किया, कूलॉम्स लॉ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर पढ़ा, ठीक है। कुछ भी पढ़ा तो क्या पढ़ा, ऑल दीज पैरामीटर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परमिटिविटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। तो वही चीज यहां पर भी लिख दिया है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द इनक्लोज्ड एरिया विल बी इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज, ठीक। अब यहां पर देखो हर जगह क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक। तो वही हमने लिख दिया कि द मैग्नेटिक फील्ड और द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर द इनक्लोज्ड पाथ, यानी कि ऐसे एक वायर होगा, उस वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ओवर द इनक्लोज्ड पाथ, ये लेंथ में ही फ्लो करता है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो क्या हो जाएगा, इस पूरे एरिया के अंदर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द over the enclosed path will be equal to the multiple of mu naught times of the total इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर क्या था, टोटल चार्ज था। अब समझ लीजिए आप कि भैया ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है इसका यूज क्या होता है। जैसे गॉस लॉ का यूज क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना, उसके एप्लीकेशन थे। नाउ एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सो द एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन जो है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो किसी भी क्लोज पाथ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक क्वेश्चन तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे हम लोगों ने कहा कि जो फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड किससे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ से, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, व्हाट वाज द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ वाज आल्सो टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। देखो यहां पर बायोट-सावर्त लॉ जो था dB = μ0/4 पाई I dl sin θ अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। B = क्या था, μ0/4 पाई, क्या निकाला हम लोगों ने, स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो एप्लीकेशन ही तो है। सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेमी सर्कुलर लूप। तो हम लोगों ने बायोट-सावर्त लॉ से भी क्या निकाला है, बायोट-सावर्त लॉ से भी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट किया है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। भैया जब हम इससे सब काम कर सकते थे तो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करने की क्या जरूरत है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है वो आपके कैलकुलेशन को इजी बनाता है, यानी कि जब हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री होगा, जब हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री होगा तो बायोट-सावर्त लॉ यूज कर पाना मुश्किल हो जाता है, यानी कि कैलकुलेशन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस लॉ। तो जब इस लॉ से कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है किसी भी हाई सिमेट्री डिग्री के लिए, तब हम क्या यूज करते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज करते हैं। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड पाथ, जबकि ये वाला बायोट-सावर्त लॉ है जो है ये कई बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बस ये जो एम्पियर्स सर्किटल लॉ है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड तो कर लेता है लेकिन थोड़ा आसानी से, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। अगर किसी फाइनाइट साइज की बात होगी तब हम लोग बायोट-सावर्त लॉ यूज कर लेंगे, लेकिन जहां पर इनफाइनाइट पाथ की बात हो जाएगी, ठीक है, जहां पर इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात हो जाएगी, वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज करेंगे। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है वो कह सकते हैं बस एडवांस्ड वर्जन ऑफ बायोट-सावर्त लॉ है, ठीक है। तो ये B वेक्टर डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I हो जाएगा। तो ये जो लाइन इंटीग्रल मल्टीपल है, ये लाइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, B वेक्टर डॉट dl है, ये क्या करता है, बहुत आसान कर देता है हमारे कैलकुलेशन के लिए। तो पहले इतना लिख लीजिए, देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ
Ampere's circuital law, which is to find out the magnetic field of an infinite wire, long wire. ठीक है, तो इतना लिख लो. ओके, होप सो आपने लिख लिया होगा. तो क्या मिला था हम लोगों को? एक प्रॉब्लम ये मिला था कि गॉस फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था. और जो हम लोगों को एम्पियर्स सर्किटल लॉ से मिला था वो क्या मिला था? हम लोगों को मिल गया था कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. Now we are going to calculate the magnetic field due to an infinitely long straight current wire. अच्छा, one more thing you have to remember that एम्पियर सर्किटल लॉ इज ऑलवेज ट्रू फॉर क्लोज्ड पाथ. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लोज्ड पाथ नहीं है तो एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? बायोट-सावर्त लॉ यूज करना पड़ेगा. तो क्लोज्ड पाथ का होना जरूरी है. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ में होना चाहिए. तो यहां पर जो है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर. अगर यही इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बजाय क्या कर देते हैं हम लोग कि फाइनाइट लेंथ ले लेते हैं, तो फाइनाइट लेंथ में हम लोगों को क्लोज्ड वायर, क्लोज्ड पाथ नहीं कहा जाएगा. फाइनाइट लेंथ इज नॉट अ क्लोज्ड पाथ. तो क्या हो जाता? फिर ये जो है एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं होता. तो आपको जब भी फाइनाइट लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मींस यू हैव टू यूज द बायोट-सावर्त लॉ. ओके, तो क्लोज्ड पाथ के लिए ही सिर्फ हम लोग यूज करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ. तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वही देखते हैं. प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर. तो लो हमने कंसीडर कर लिया. कंसीडर एक्स वाई इज ए लॉन्ग और इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, तो हमने कहा एक्स वाई जो है लॉन्ग वायर है. ठीक है, कितना लॉन्ग? इनफाइनाइट. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे लिए कितना क्या है कि ये जब इसमें हमने कहा सपोज आई करंट इज फ्लोइंग, आई करंट इज फ्लोइंग इन वायर. कहां पर? दो फ्लो कर सकते हैं, एक तो अपवार्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो अपवार्ड ही मान लेते हैं. फ्लोइंग इन वायर कहां पर? अपवार्ड डायरेक्शन. ठीक है, ये सारी कंडीशन हो गई. तो अब हमने कहा भैया इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है इन अपवार्ड डायरेक्शन, यानी कि सपोज कर लेते हैं है नहीं है इनफाइनाइट. तो हमने कहा ये एक्स कंडक्टिंग वायर है इनफाइनाइट लेंथ का. अब देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के जस्ट परपेंडिकुलर क्या प्रोड्यूस हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि इसके परपेंडिकुलर, देखो अब इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या हो गया? यहां हो गया करंट. यहां से भी तो पूरे में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है वायर में, ऐसे गोल सा वायर होगा. तो देखो इसके परपेंडिकुलर यहां हो गया, इसके परपेंडिकुलर यहां, इसके परपेंडिकुलर यहां, इसके परपेंडिकुलर यहां. यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का परपेंडिकुलर क्या होगा? पूरा एक सर्किल बना लेगा. ठीक है, तो हमने कहा कि भाई इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे कुछ फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, और ये मैंने मिटा दिया. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ये हो गया. ठीक, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा बेटा तो इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है. इस इलेक्ट्रिक करंट के हमने कहा परपेंडिकुलर किसी आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर यानी कि देखो ये करंट हो गया, सर्किल ऐसे गोल सा हो गया, तो यहां पर आए तो ये करंट के क्या हो गया? परपेंडिकुलर हुआ. ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली परपेंडिकुलर. एट पॉइंट पी वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो जब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हमने कहा जब इस पॉइंट पर है तो लेंथ कितना हो जाएगा? डीएल. यहां पर भी आएंगे तो लेंथ डीएल, यानी ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे तो लेंथ भी मूव करते जाएगा. टोटल लेंथ कितना हो जाएगा इसके लिए? एल हो जाएगा. सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा. ओके, तो हमने कहा सपोज एट पी पॉइंट, सपोज एट पी पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आई फ्रॉम परपेंडिकुलर आई एंड रेडियस आर. ठीक है,
तो सपोज एट P पॉइंट परपेंडिकुलर टू I एंड रेडियस R, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड. अब द डायरेक्शन हमने कहा यहां पर DL पॉइंट हो जाएगा. कोई यहां देखो ये P मान लिया मैंने और ये क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसे ऐसे हो जाएगा. ठीक है, यानी कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये हो गया DL. अब देखो ये जो एक चीज आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट के जस्ट परपेंडिकुलर होगा. करंट के जस्ट परपेंडिकुलर मतलब ये ऐसे हो गया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यानी इस सर्किल के हमेशा टेंजेंशियल होगा. तो इस सर्किल के हमेशा टेंजेंशियल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में. अगर देखो यहां पर निकालना है तो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना है तो इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना है तो इस डायरेक्शन में. मतलब जिस तरफ आपको निकालना है उसके टेंजेंशियल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, यहां पर B हो जाएगा. नाउ वन थिंग यू हैव टू understand that the magnetic field at each point of the circle will remain same. क्यों? क्योंकि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो ऐसे कर रहा है ऊपर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस r सेम है. तो जब डिस्टेंस r सेम है तो हर जगह पूरे ऐसे में जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सब मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्किल. ओके, अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर. तो हमने कहा फ्रॉम एम्पियर्स सर्किट लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या हो जाएगा, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I हो जाएगा. नाउ लुक द डायरेक्शन ऑफ DL एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the direction of DL as well as the direction of magnetic field is the same. तो यहां पर मैंने क्या कहा, direction of B and DL is same. तो हम लोगों को क्या पता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा. तो यहां पर क्या हो जाएगा, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इज इक्वल टू B DL cos थीटा. एंड इफ द डायरेक्शन इज सेम मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हेंस B वेक्टर डॉट DL वेक्टर विल बी इक्वल टू B DL. ओके, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, B DL. अब वेरिएबल क्या है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट. मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्किल विल रिमेन कांस्टेंट. तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, मतलब वेरिएबल क्या हो गया, ये हो गया. तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं. B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. अब मैंने क्या काम किया, B को बाहर ले लिया, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I. अब इंटीग्रेशन ऑफ DL मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जो कि क्या हो जाएगा, 5DL इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस क्या माना था, R माना था. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नॉट I. हेंस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. This is the magnetic field due to an infinitely long straight current wire. But this result is not true. This result is not true for finite length. So this result is always true for infinite length. If you are going to calculate the magnetic field for finite length, then you have to use Biot-Savart law. And for the magnetic field for a finite length is B vector is equal to mu naught upon 4 pi I upon R psi phi 1 plus sin phi 2. And if phi 1 is equal to phi 2, then the magnetic field of finite length will be equal to the magnetic field of infinite length. कब इक्वल होगा, जब
यहाँ पर क्या हो जाए, φ1 और φ2 दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि एम्पियर सर्किट लॉ इज ऑलवेज ट्रू फॉर क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पर इसलिए ये जो रिजल्ट है ये कभी भी आपके लिए बायोट सावर्ट लॉ की तरह एक्ट नहीं करेगा, मतलब ये किसी फाइनाइट लेंथ के लिए नहीं हो सकता है। अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ मतलब क्लोज्ड पाथ हो जाता है। तो ये कैलकुलेशन अगर देखी जाए तो ये कैलकुलेशन एज कंपेयर टू दिस कैलकुलेशन बहुत इजी है। तो जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर देता है किसी भी लाइन इंटीग्रल मल्टीपल को, जबकि बायोट सावर्ट लॉ में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज्ड पाथ के लिए है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 2 और एप्लीकेशन हैं सॉलोनॉइड के बारे में, तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।